उत्तर प्रदेश के सिंचाई विभाग में काम करने वाले एक ऑफिसर को अपनी बेटी के लिए एक लड़के की जरूरत थी, तलाश थी। इसलिए उनके ऑफिस में कोई आता था या उनकी जानकार या रिश्तेदार या दोस्त, वो सबसे कहते थे कि भाई एक लड़के की जरूरत है, कोई अच्छा लड़का हो हमारी बेटी के लिए तो जरूर बताइएगा। ऐसे करते करते दिन बीतने लगते हैं और एक दिन एक आदमी आता है और आके कहता है कि साहब एक लड़का है आपके समाज का, आप क्यों ना उससे अपनी बेटी का रिश्ता लगाओ। दरअसल लड़का दिल्ली में पार्किंग का ठेकेदार है और अच्छा पैसा कमाता है, घर भी उसका रहन सहन अच्छा है, अखलाक बहुत अच्छे हैं, लड़का देखने वाले में बहुत अच्छा है। अगर आपको जरूरत महसूस हो तो मैं उस परिवार से आपकी बेटी के लिए बात चलाना शुरू कर दूं। अधिकारी ने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, अगर अच्छा कमाता है तो फिर रिश्ता जोड़ने में कोई बुराई नहीं है। अब उस अधिकारी ने अपनी बेटी के लिए जो लड़का देखा तो लड़का देखते ही पसंद आ जाता है। उसके बाद रिश्ता तय हो जाता है, शादी होती है और धूमधाम से शादी होने के बाद उसे विदा कर देते हैं। सब कुछ ठीक चल रहा था, वक्त आगे बढ़ने लगता है। उसके बाद उस लड़के ने अपनी पत्नी और अपने बच्चों की सहूलियत को देखते हुए कि बच्चे होंगे तो उनकी अच्छी एजुकेशन होनी चाहिए, इसलिए उसने लखनऊ में एक मकान खरीद लेता है और अपनी पत्नी को वहीं शिफ्ट कर देता है। जब बच्चे होते हैं तो बच्चों का एडमिशन बहुत अच्छे स्कूलों में भी करवा देता है। लेकिन एक बार घर पर पुलिस आ जाती है और पुलिस आती है ये तलाशी लेने के लिए, जांच पड़ताल करने के लिए कि आखिरकार मामला क्या है, क्योंकि वो बहुत अमीर था, करोड़पति था। अब उसके बारे में ये पता निकाला जाता है कि वो तो दिल्ली में कोई पार्किंग का ठेकेदार नहीं बल्कि चोरी करता है। चोरी की बात सुनने के बाद परिवार वालों को तो यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन पुलिस ने जब अपनी जानकारी के हिसाब से बताया कि पिछले 22 सालों से लगातार चोरी कर रहा है, 200 से ज्यादा मकानों में यानी कि बड़े बड़े कोठरियों में, घरों में उसने चोरी की है, तो घर वालों को यकीन नहीं हो रहा था। हालांकि पकड़ा जाता है, वो पकड़ा कैसे जाता है और उसके पीछे की और आगे की कहानी क्या होती है, आज की इस कहानी के माध्यम से जानने की, समझने की कोशिश करते हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के कल्याण विहार से शुरू होती है और बात कर रहा हूं जुलाई 2023 की। दरअसल एक बंगला होता है, एक कोठी होती है, वो कोठी कई दिनों से लगातार बंद थी और उस बंद कोठी से चोरी हो जाती है। बहुत सारा सामान चोरी हो जाता है और जिस दिन चोरी हुई थी ठीक अगले ही दिन उसकी कोठी के मालिक आ जाते हैं, पूरा परिवार आ जाता है और जब पूरा घर देखते हैं तो देखते ही रह जाते हैं, सोचने पर मजबूर थे कि आखिरकार उनके साथ हुआ क्या है। दरअसल वहां पर थोड़ा सा ब्लड भी बहा हुआ था, उसे देखते हैं, देखने के बाद उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार हुआ क्या है। पूरे घर के एक एक चीज को देखा जाता है तो भारी मात्रा में उनका सामान गायब हो चुका था। अब नजदीकी पुलिस स्टेशन होता है, वहां जाकर शिकायत दर्ज कराते हैं कि साहब हम लोग तो बाहर गए हुए थे, कोठी बंद थी और किसी ने चोरी यहां पर कर ली है। अब यहां एक आईपीएस ऑफिसर उत्कर्ष होते हैं, उनके नेतृत्व में एक टीम गठित की जाती है और टीम से कहा जाता है कि जितनी जल्दी हो सके इस मामले में अपने स्तर से जांच करिए और तत्काल प्रभाव से कोशिश करो कि उस चोर को पकड़ा जाए कि आखिरकार वो चोर है कौन। दरअसल चोर को तलाश करना शुरू कर देते हैं। अब जितने भी आसपास के लगे हुए सीसीटीवी कैमरे थे, जब उन सीसीटीवी कैमरे को खंगाला जाता है तो एक स्कूटर पे, जिस स्कूटर का नंबर था DL4SNC 8081, इस पर कोई व्यक्ति है जो संदिग्ध रूप में घूम रहा था। तो पुलिस के लिए और कुछ नहीं मिलता, प्राइम सस्पेक्ट वो स्कूटर पे घूमने वाला व्यक्ति होता है। जब वो घूम रहा था तो घूमते घूमते साथ ही उसके पास जब वापस जाता है तो भारी मात्रा में सामान होता है और सामान को देखकर ही अंदाजा लगाया जा रहा था कि हो सकता है कि शायद यही चोर हो, लेकिन ये बात पूरी पुख्ता नहीं थी। आखिरकार जो नंबर था 8081, इसका रजिस्ट्रेशन नंबर निकलवाया जाता है और रजिस्ट्रेशन नंबर निकलवाने के बाद पता चलता है कि विनोद थापा के नाम पर यह नंबर रजिस्टर्ड है। आखिरकार पुलिस उस एड्रेस से पहुंच जाती है जो एड्रेस लिखा गया था। दरअसल वो रहने वाला था, मूल निवासी नेपाल का था विनोद थापा, लेकिन रह रहा था दिल्ली के अंदर। पुलिस जाती है, उसको हिरासत में ले लेती है और हिरासत में लेने के बाद उससे पूछताछ करती है। वो कहता है कि साहब मुझे क्यों पकड़ रहे हो, मैंने क्या गलती की है। वो कहती है पुलिस की तुम इस इलाके में, जैसे कल्याण विहार में तुम स्कूटर लेके घूम रहे थे और हो ना हो चोरी तुमने ही की है। उसने कहा साहब स्कूटर मेरा जरूर है और हो सकता है कि स्कूटर कल्याण विहार में गया जरूर हो, लेकिन उस स्कूटर को मैं नहीं चलाता बल्कि मेरे जीजा जी हैं जिनका नाम है मनोज चौबे, दरअसल वो चलाते हैं, आप चाहो तो उनसे बात कर लीजिए। जब मनोज चौबे के बारे में बात की जाती है, पुलिस उस व्यक्ति को देखती है तो उस व्यक्ति का नाम मनोज चौबे नहीं था पुलिस के हिसाब से, दरअसल उसका नाम कुछ और होता है। लेकिन जब उसने उसके साले ने ये नाम बताया तो पुलिस को यकीन नहीं हो रहा था। अब इसके बाद पुलिस ने इस मामले में जांच पड़ताल करना शुरू किया है। आखिरकार देर से देर वो व्यक्ति पकड़ा जाता है। जब पकड़ा जाता है तो उसे पूछताछ अब शुरू होती है तो उसके बारे में पता चलता है कि वो उत्तर प्रदेश का एक जगह लगती है सिद्धार्थ नगर, वो वहां का निवासी होता है। जब टीम मामले की जांच पड़ताल कर रही थी और सामान ज्यादा मात्रा में गया होता, उसके पास कुछ पैसे मिले थे, लेकिन बहुत ज्यादा पैसे उसके पास मिलते नहीं है। आखिरकार पुलिस ने जब ये माल की बरामदगी के लिए ये पता करने की कोशिश की तो जो उसका मूल गांव था, मूल जगह थी सिद्धार्थ नगर में, तो पुलिस वहां पहुंच जाती है। वहां जब जाती है तो पुलिस को यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि परिवार के जो लोग थे जो वहां मौके पर मिलते हैं वो कहते हैं कि साहब मनोज चौबे किसी भी कीमत पर चोरी नहीं कर सकता, वो तो पार्किंग का बहुत अच्छा ठेकेदार है, बहुत अच्छे पैसे कमाता है। आपको यकीन नहीं होता
तो यहां उसका जो शोहरतगढ़ है, वहां उसकी पत्नी के नाम से स्मिता लॉज भी बना हुआ है, वहां से भी अच्छी खासी इनकम होती है। वाकादे नेपाल में उसका होटल है, वहां से भी अच्छी खासी इनकम होती है। और सिद्धार्थ नगर में लीज पर दी हुई जमीन पर एक हॉस्पिटल बना हुआ है, जिसका किराया ही 2 लाख रुपए पर मंथ के हिसाब से आता है। फिर पुलिस और बातचीत करती है तो पता चलता है कि अरविंद नगर भजनपुरा दिल्ली के अंदर एक उसका अपना घर है, लखनऊ के अंदर उसका घर है। अब जब इस तरह की बातें आती हैं तो ये भी बात पता चलती है कि लखनऊ में उसके बच्चे रह रहे हैं, लेकिन जब बच्चों की बात आती है कि लखनऊ में बच्चे रह रहे हैं तो दिल्ली में कौन रह रहा है। अब दिल्ली में जब बात आती है कि दिल्ली में मतलब कि दिल्ली में उसकी एक पत्नी है जिसका नाम सपना है, लेकिन लखनऊ में उसकी पत्नी जिसके नाम शायद स्मिता बताया जाता है, स्मिता रहती है। तो पुलिस भी कंफ्यूज हो जाती है कि हमने गलत आदमी को तो नहीं पकड़ लिया है। यहां तो उसकी अच्छी खासी संपत्ति है, नेपाल में भी, यहां भी उसके हॉस्पिटल बना हुआ है, लॉज बना हुआ है, दिल्ली में घर है उसका, लखनऊ में घर है, इतना पैसा, और वो चोरी क्यों करेगा, इस तरह की बात थी। अब आखिरकार पुलिस जब वहां से पूछताछ करके आती है तो पुलिस ने अपनी जानकारी उच्च अधिकारियों को दी, और उच्च अधिकारियों ने जो उससे पूछताछ करना शुरू किया है कि आखिरकार पूरा माजरा क्या है। तो उससे पूछा जाता है तुम काम क्या करते हो, कहता है साहब मैं तो ठेकेदारी करता हूं, पार्किंग का ठेकेदार हूं। तो इससे पूछा जाता है कि तुम पार्किंग की ठेकेदार कहां पर हो, क्या करते हो, कहां कहां तुमने काम किया है। तो वो जब बताने लगता है तो वो जहां भी पुलिस उसे वेरीफाई कर रही थी तो वेरीफाई करने में वो सब गलत पाया जा रहा था, यानी कि वो पार्किंग का ठेकेदार होता ही नहीं है। आखिरकार पुलिस अपने तरीके से और सख्ती से उससे जब पूछताछ करती है तो मनोज चौबे कहानी सुनाता है। दरअसल बताता है कि सिद्धार्थ नगर से साल 1997 में वो दिल्ली आया था और दिल्ली में कीर्ति नगर पुलिस स्टेशन में वो कैंटीन पर काम करने लगता है। एक दिन कैंटीन पर काम कर रहा था और उसे मौका मिल जाता है, वहां से कुछ चोरी कर लेता है। एक तो पुलिस स्टेशन में वो कैंटीन होती है और पुलिस स्टेशन की कैंटीन से जब चोरी करता है किसी की नजर पड़ जाती है और नजर पड़ने के बाद वो पुलिस के अधिकारी को बताई जाती है। आखिरकार मनोज चौबे पर एफआईआर दर्ज कर ली जाती है और एफआईआर दर्ज करने के बाद उसको जेल भेज दिया जाता है। लेकिन जब ये पकड़ा जाता है तो इसने अपना असली नाम मनोज चौबे नहीं बताया था, नाम इसने कुछ और ही बता दिया था। आखिरकार वहां से छूटता है, छूटने के बाद वो उस कैंटीन पे तो काम कर नहीं सकता था, अब क्या काम करे उसके दिमाग लगाना शुरू कर देता है। तभी वो सोचता है कि क्यों ना चोरी ही की जाए जिसके इल्जाम में वो पकड़ा गया है। आखिरकार जब चोरी वाली बात आती है तो उसने कुछ ऐसे घरों को निशाना बनाना शुरू कर दिया, ऐसी कोठियों को निशाना बनाना शुरू कर दिया जो अक्सर बंद रहती थी। उसका कुछ ऐसा अंदाजा होता था कि घर के सामने अगर लगातार कई दिनों तक न्यूज़पेपर पड़ा हुआ है तो उससे पता चल जाया करता था कि शायद कोई घर में है नहीं, इसलिए न्यूज़पेपर वहां से उठकर अपने घर अंदर तक नहीं जा रहा है। साथ ही वो अंदाजा ये लगाता था कि घर में कोई गंदगी, जैसे कुछ साफ सफाई ना हो, जाले वगैरह पड़ जाते हैं, या फिर घरों में कुछ लोग पेड़ पौधे लगाते हैं, पेड़ पौधों को पानी ना मिले तो वो सूख जाते हैं, यदि पेड़ पौधों की कटिंग समय पर ना हो तो उसे पता चल जाता है कि घर पर कोई है नहीं। या फिर घरों के पास में बड़ी बड़ी कोठरियों में जो कुछ लोग पेड़ पौधे लगाते हैं तो बेल जो होती हैं वो पूरे घर पर चढ़ जाती हैं, तो उसने कुछ ऐसे ही अंदाजा लगाया करता था। और कई इलाके उसने चुन रखे थे, जैसे मॉडल टाउन, रोहिणी, अशोक विहार, पीतमपुरा, इस तरह के मोहल्लों को, इस तरह की कॉलोनियों को, साउथ, इस तरह की जगहों को वो निशाना बनाया करता था। और वो चोरी करता था, एक चोरी करता था, बढ़िया करता था, जिसमें बहुत सारा पैसा मिलता था। पैसा मिला, यहां से उठाया और उसने हाथों हाथ सामान को बेचा, और बेचने के बाद उसने उसको सामान भी बहुत दूर जाके बेचता था और वहां अपनी प्रॉपर्टी वगैरह खरीद लिया करता था। सब घर वालों को, परिवार वालों को यह पता था कि वो दिल्ली में रह के पार्किंग का काम करता है, लेकिन पार्किंग का काम नहीं करता था बल्कि चोरी करता था, और वो भी सिंगल, अकेला ही चोरी करता था। उसने कभी अपनी इस चोरी में किसी को भी शामिल नहीं किया। लेकिन अंतिम चोरी जो थी जिसमें वो पकड़ा जाता है, बताया जाता है कि वो उस घर में जाता है और जब दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहा था तो उसको अचानक से चोट लग जाती है, और जैसे ही उसको चोट लगती है तो वो वहां पर बेहोश होकर गिर जाता है। कई घंटे तक वहां पर पड़ा रहता है। आखिरकार उसकी जब आंखें खुलती हैं, देखता है कि वो यहां पर बेहोशी की हालत में है, तब भी उसको अच्छा खासा टाइम मिल जाता है। और टाइम इसलिए मिल जाता है क्योंकि वो कोठी बंद थी। अक्सर वो ऐसे घरों को ही निशाना बनाया करता था जिसमें आराम से जाता था और आराम से बाहर निकल जाया करता था। जब तक घर के मालिक आया करते थे तब तक वक्त बीत जाया करता था। और उस दौर की ये बात है, उस दौर में सीसीटीवी कैमरे वगैरह होते नहीं थे। यदि वो पकड़ा जाता था तो उस पर कोई भी ऐसा नाम बदलता था तो उस पर यह बताया जाता, जब पुलिस ने जांच पड़ताल की तो उसने लगभग 9 चोरियों में उसका नाम आता है, लेकिन 9 की 9 चोरियों में उसने हर बार अपना एक अलग ही नाम बताया था। पुलिस की जांच पड़ताल में जब यह आया कि उसने एक दिल्ली में शादी कर ली थी, यानी कि दिल्ली में रहने वाली एक नेपाल की लड़की होती, इसका नाम सपना होता है, उसका भाई वहीं पर रहता था, विनोद थापा, उसकी बहन से वो शादी कर लेता है और अपने ही घर में, जो दिल्ली वाला घर होता है, वहां वो अपनी पत्नी के साथ रहता है। लेकिन यहां उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में जब पुलिस पता करती है तो सिंचाई विभाग के एक ऑफिसर की बेटी से वो शादी करता है, वाकायदा अपने बच्चों को लखनऊ में रखता है और लखनऊ के जो नामी ग्रामी स्कूल होता है वहां पर पढ़ा रहा था। जब यह खबर अखबारों में प्रकाशित होती है, वेब पोर्टल पर चलती है, तो उस खबर में साफ साफ लिखा हुआ था कि चोरी करते करते एक इंसान, एक व्यक्ति कैसे
करोड़पति बन गया। वो वाकई अपने आप में हैरान करने वाली बात थी, सोचने वाली बात थी। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है, आपको बताना है जब भी कोई व्यक्ति अपनी बेटी के लिए रिश्ता तलाश करे तो कम से कम ये वेरीफाई जरूर कर ले कि आखिरकार लड़का करता क्या है और कहां रहता है। भले ही चाहे उसे रिश्ते को ज्यादा दिन लगाना पड़े, ज्यादा दिन उसके बारे में जानना पड़े, तफ्तीश करना पड़े। यदि तफ्तीश के ना करने के बाद शादी हो जाती है, उसके बाद कुछ खामियां निकलती हैं तो वाकई बहुत तकलीफ होती है। और ये कहानी अपना आप में वाकई बड़ी रोचक थी, दिलचस्प थी, क्योंकि एक व्यक्ति चोरी करता था और वो भी अकेले करता था और अच्छे खासे पैसे कमाकर अपने घर भेजता था और उसने होटल भी बनाया और अपना नाम भी रोशन कर लिया। जाते जाते रचना शर्मा है, तौसीफ अली हैं, आज इनका जन्मदिन है। इनको जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ ही कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की है, जिसमें दिशु यादव हैं जो कि आकाशवाणी में अनाउंसर हैं, जो छतरपुर के रहने वाले हैं, और हैप्पी सिंह गुज्जर, दीपक सिंह गुज्जर, जगदीश जोशी जालौन से हैं, सुमित कुमार, दमरूलाल यादव, सावित्री विश्वकर्मा, रिहान खान, विजय प्रसाद यादव, हर्षित यादव, राजेंद्र यादव, देव सिंह राजपूत, बलबीर सिंह, कविता कश्यप, गोपाल चौहान, अमर सिंह, मोहम्मद अकरम, राजू महतो, नानक सिंह, प्रशांत सैन, रितेश पुरी गोस्वामी, श्यामलाल गुज्जर, राकेश चौधरी। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।